हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में। वैसे हमने अपने पेरिफेरल सिस्टम में ऑलरेडी देखा है कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो सिमिलरली हमारे सीएनएस में भी सेम तरीके से ही न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, अगर एक बार देखें न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ह्यूमरल मीन्स केमिकल। ठीक है, न्यूरो ह्यूमरल या न्यूरो केमिकल एक ही चीज है। कहीं पे भी अगर आपको न्यूरो ह्यूमरल दिखे या न्यूरो केमिकल, दोनों एक ही चीज है। तो होता क्या है, एक न्यूरॉन, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, आपस में कनेक्टेड है और एक अपने मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने के लिए यहाँ से केमिकल रिलीज होगा। ठीक है, ये इस साइनेप्स मींस इस गैप के थ्रू दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, इसी चीज को न्यूरो मींस न्यूरॉन, ह्यूमरल मींस केमिकल। तो यहाँ से जो केमिकल निकला उसने क्या किया, इस मैसेज को इस न्यूरॉन तक पहुंचाया। तो इसीलिए न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है। अब इन दोनों के बीच से यहां से इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मींस जहां से रिलीज होगा हमारा केमिकल, और ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मींस ये जो गैप है इसको साइनेप्स कह रहे हैं। साइनेप्स से पहले जो है वो प्री साइनेप्टिक और साइनेप्स के बाद पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, तो साइनेप्स से केमिकल रिलीज होगा, प्री साइनेप्टिक से केमिकल रिलीज होगा, वो साइनेप्स के थ्रू हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचेगा और अपना मैसेज को ट्रांसफर करेगा। इसीलिए इसको न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मींस ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन कहा जाता है। यहाँ पे सेम जैसे हमने पेरिफेरल सिस्टम में देखा था, सेम तरीके से ही केमिकल रिलीज होगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो हमने क्या देखा था पेरिफेरल में कि एक न्यूरॉन है, वहां पे पहले सिंथेसिस होगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का, फिर वो जाके अपने वेसिकल्स में स्टोर होंगे। जब कैल्शियम आके बाइंड करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, या तो उसका रीअपटेक होगा या मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो न्यूरोट्रांसमिशन का एक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, तो फास्ट कब हो सकता है, जैसे हमारा लाइगेंड गेटेड चैनल जहां पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स होता है, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर या गाबा ए रिसेप्टर। इसके अलावा जहां पे हम स्लो की बात कर रहे हैं तो जैसे जीपीसीआर रिसेप्टर, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पाथवे के थ्रू एक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हमारा मस्क्रेनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फास्ट एक्शन या स्लो एक्शन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे सीएनएस में कैसे हो रहा है अपना न्यूरोट्रांसमिशन, तो जैसे सेम हमने देखा था पेरिफेरल सिस्टम में, सेम यहाँ पे भी होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा इफेक्टर सेल है। अब ये इफेक्टर सेल क्या हो सकता है, या तो ये सेकंड न्यूरॉन होगा जो मैसेज को फर्दर ट्रांसमिट करेगा, या ये एंड सेल होगा जहां पे लास्ट पे जाके अपना सिग्नल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले तो सिंथेसिस होता है। ठीक है, सिंथेसिस थोड़ा सा बाहर में हो सकता है या थोड़ा अंदर भी हो सकता है। सिंथेसिस होने के बाद ये अपने वेसिकल में जाके स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्टोरेज। इसके बाद क्या होता है, जब भी ये एक्साइट होगा तो यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये इस पे बाइंड करेगा और यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा, या तो वो एक्साइटेटरी हो सकता है या इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी क्या होगा, हमने एक्शन पोटेंशियल में देखा था। अगर वो डीपोलराइज हो रहा है तो वो एक्साइटेटरी हुआ, अगर वो कोई भी एक्शन शो नहीं कर रहा है या हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है तो वो इनहिबिटरी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे जाके बाइंड किया, इसने अपना एक्शन शो किया। इसके बाद या तो न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक हो जाएगा वेसिकल्स में वापस हमारे सेल के अंदर, या तो वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे। ठीक है, मेटाबोलाइज होके डिग्रेड होके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। ये एकदम सेम है पेरिफेरल सिस्टम की तरह। तो अगर हम देखें कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा सिंथेसिस, तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस। ठीक है, पहले सिंथेसिस हुआ, फिर वो हमारे वेसिकल्स में स्टोर हुए, कैल्शियम की हेल्प से वो रिलीज हुए, रिलीज होके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, अपना एक्शन शो करेंगे। एक्शन या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या इनहिबिटरी। ठीक है, एक्शन शो करने के बाद क्या होगा, या तो वो वेसिकल में दोबारा रीअपटेक होगा या कोई एंजाइम के थ्रू उनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो जैसे हमने पेरिफेरल सिस्टम में देखा था, सेम तरीके से हमारे सीएनएस में भी न्यूरोट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो अगर आपने पेरिफेरल सिस्टम में देखा अच्छे से तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमारे सीएनएस में इसका एक्शन होता है। इसके बाद कुछ टर्म्स है, पहला है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर।
तो आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। ये एक ऐसे केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने में, मैसेज को भेजने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं और मैसेज को भेजते हैं। जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, एड्रेनलिन। ठीक है, ये हो गए न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद सेकेंड टर्म है हमारा न्यूरोमॉड्यूलेटर। ठीक है, न्यूरोमॉड्यूलेटर क्या है? जैसे हमने पीएनएस सिस्टम में देखा था को ट्रांसमीटर के बारे में, तो सेम चीज हम सीएनएस में उसको न्यूरोमॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो को ट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर एक ही है। ठीक है, हमने उसको पेरिफेरल सिस्टम में को ट्रांसमीटर बोला और सीएनएस में हम उसको न्यूरोमॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो अगर हम देखें न्यूरोमॉड्यूलेटर या को ट्रांसमीटर के बारे में, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ दूसरे केमिकल मैसेंजर भी रिलीज होते हैं, जिसको हमने सेकेंडरी मैसेंजर कहा था। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज होके उसी रिसेप्टर या दूसरे रिसेप्टर पे बाइंड करके प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर मींस जो ये हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके एक्शन को ऑल्टर करते हैं। मींस इसके एक्शन को या तो बढ़ा सकते हैं या इसके एक्शन को घटा सकते हैं। इसके अलावा इसके एक्शन को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। मान लेते हैं एसिटाइल कोलिन रिलीज होके सिर्फ 5 मिनट एक्शन शो कर रहा है, बट अगर न्यूरोमॉड्यूलेटर उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा या उसके एडजॉइंट साइट पे बाइंड करेगा, तो क्या होगा? हो सकता है कि वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट एक्ट करे, या ये भी हो सकता है कि 5 मिनट की जगह सिर्फ 1 मिनट एक्ट करे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ ये न्यूरोमॉड्यूलेटर रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूरोमॉड्यूलेटर या को ट्रांसमीटर ये न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूरोमॉड्यूलेटर और न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट वैसे ऑलरेडी आपको पता है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारे सीएनएस में कौन कौन से मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। इस जैसे गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड है। इसके अलावा डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ये मोनोअमीन्स है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन, पेप्टाइड्स, फिर ये गैसेस फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसका क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का। ये हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कैसे एक्ट करता है। जैसे गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर ग्लूटामेट हमारा एक्साइटेटरी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे इनके बारे में। सबसे पहला है हमारा गाबा, मींस गामा अमीनो बुटायरिक एसिड। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके मेजरली 3 रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए, गाबा बी और गाबा सी। गाबा ए और गाबा सी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू एक्ट करते हैं, जबकि गाबा बी हमारा जीपीसीआर टाइप का रिसेप्टर है। गाबा सी को गाबा ए की कैटेगरी में भी रखा जाता है। रीजन क्या है कि गाबा ए और गाबा सी दोनों लाइगेंड गेटेड क्लोरीन चैनल पे एक्ट करते हैं, इसीलिए गाबा सी को गाबा ए की कैटेगरी में भी कहीं कहीं रखा गया है। ठीक है, तो गाबा क्या हुआ हमारा? गामा अमीनो बुटायरिक एसिड। तो ये हो गया हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। इसके रिसेप्टर हुए गाबा ए, बी, सी, तीन, ये दोनों आयन चैनल पे वर्क करता है, क्लोरीन का इन्फ्लक्स करवाते हैं। क्लोरीन के इन्फ्लक्स से क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। और गाबा भी जीपीसीआर रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। गाबा भी हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे पाया जाता है। ये क्या करता है? ये ऑटो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और गाबा के रिलीज को रोकता है। इसके कौन कौन से ड्रग है? मेजर ड्रग्स अगर देखें जो हमारे गाबा पे बाइंड करते हैं, पहला है बेंजोडाइजोपिन, फिर जनरल एनेस्थेटिक, इथेनॉल और बार्बिचुरेट। ये क्या करते हैं? ये गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करके गाबानर्जिक एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गाबा। इसके बाद हम देखते हैं ग्लूटामेट के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ग्लूटामिक एसिड का बना हुआ है। ये मोस्ट अबेंडेंट है हमारे सीएनएस में। ठीक है, इसका अगर एक्शन देखें तो ये मेजरली हमारे कॉग्निशन, फिर मेमोरी, लर्निंग, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब फंक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा हमारा इनहिबिटरी था, ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
इसके अगर हम रिसेप्टर देखें तो मेजरली दो टाइप के रिसेप्टर हैं। पहला आयन चैनल और दूसरा हमारा जीपीसीआर। ठीक है, आयन चैनल जैसे एनएमडीए, फिर काइनेट। इसके अलावा अगर जीपीसीआर में देखें तो इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी, या ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3। ठीक है, एबीसी भी कहते हैं, 1 2 3 भी इनको कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे ग्लूटामेट के रिसेप्टर। ठीक है, अगर आयन चैनल में देखें तो मेजरली 3 टाइप के हैं, एनएमडीए, एएमपीए और काइनेट। इसके अलावा रिसेप्टर अगर जीपीसीआर टाइप के देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे 3 ग्रुप या 3 टाइप के होते हैं। तो ग्रुप 1 में हो गए एम ग्लू 1 और 5। ठीक है, ग्लू मीन्स ग्लूटामेट। फिर ग्रुप 2 में हो गए एम ग्लू 2 और 3, और ग्रुप 3 में हो गए एम ग्लू 4, एम ग्लू 6, एम ग्लू 7 और एम ग्लू 8। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिसेप्टर। तो ये हमारे सिंस हमारे बहुत ज्यादा अबंडेंट में है, तो अगर इसकी कंसेंट्रेशन कहीं पे बढ़ जाए तो इस केस में क्या हो सकता है, न्यूरॉन भी डैमेज हो सकता है। ठीक, अगर हमारे ग्लूटामेट का कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स या डिप्रेशन में भी जा सकता है। ज्यादातर देखा गया है कि किसी पर्सन में अगर सुसाइडल थॉट आ रहा है या फिर किसी पर्सन में वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो इस केस में देखा जाता है कि उसकी बॉडी में ग्लू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ग्लू मींस ग्लूटामेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ साइड इफेक्ट भी। इसके अलावा ये अगर कम हो जाए तो हम लर्निंग में भी हमारी प्रॉब्लम होगी, कॉग्निशन में दिक्कत होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्लाइसिन के बारे में। तो गाबा हो गया हमारा इनहिबिटरी, ये हो गया एक्साइटेटरी, ग्लाइसिन फिर से हमारा इनहिबिटरी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इसके सिंथेसिस देखें तो ये सेरीन से बनता है। ठीक है, सेरीन से हमारा सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेरीन हमारा ये करता क्या है, ये ज्यादातर गाबार्जिक एक्शन शो करता है। मीन जैसे ये गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो क्या करेगा, क्लोरीन का इन्फ्लक्स स्टार्ट करेगा, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा। कभी कभी देखा गया है कि ग्लाइसिन हमारे एनएमडीए के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। एलोस्टेरिक साइट का मतलब हुआ, मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है, कोई एगोनिस्टिक साइट ये रहा, ठीक है, तो इसके आसपास का कोई दूसरा साइट होगा उसका एलोस्टेरिक साइट। तो ग्लाइसिन एनएमडीए के एलोस्टेरिक साइट पे एज कोएगोनिस्ट या न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करता है। तो ग्लाइसिन हुआ हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ये किससे बन रहा है, सेरीन से। तो ये हो गया ग्लाइसिन हमारा, ये इनहिबिटरी एक्शन शो कर रहा है और सेरीन से बन रहा है। ठीक है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। तो ये कैसे एक्ट करता है, ये गाबा रिसेप्टर की तरह ही एक्ट करता है। जैसे गाबा का एक्शन है वो क्लोरीन का इन्फ्लक्स करवाता है और हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है। तो ये गाबा पे बाइंड कर सकता है, या इसके अलावा आयनोट्रोपिक रिसेप्टर पे। आयनोट्रोपिक जैसे जिसपे आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, इनको आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। तो दूसरा आयनोट्रोपिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करके क्लोरीन का इन्फ्लक्स करवा सकते हैं। तो इसके अलावा ये एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं एज कोएगोनिस्ट और एक्ट एज न्यूरोमॉड्यूलेटर। तो जैसे हमने बात किया था, यहाँ पे एनएमडीए रिसेप्टर है तो इसका एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। अगर ये मेजर साइट हुआ, ये मेजर साइट हुआ अगर, तो इसके साइड वाले साइट को, मींस इसके दूसरे साइट को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड करके एज न्यूरोमॉड्यूलेटर वर्क करता है। इसका रिएप्टेक होता है हमारा GLY-T1 के थ्रू और GLY-T2 के थ्रू रिएप्टेक होता है। अगर रिएप्टेक हो जाएगा तो उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे डोपामीन के बारे में। ठीक, डोपामीन भी हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बाद फोर्थ है हमारा डोपामीन। डोपामीन एक कैटेकोलामीन है और एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है। हमने ऑलरेडी इसका सिंथेसिस देखा था कैटेकोलामाइन के सिंथेसिस के टाइम कि कैसे एल डोपा से हमारा डोपामीन बन रहा है बाय हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये डोपामीन हमें हैप्पी करने में हेल्प करता है।
जैसे कोई अगर हमें रिवॉर्ड दे या कोई हमें मोटिवेट करे तो अंदर से खुशी मिलती है, तो सेम एक्शन हमारा डोपामीन का भी है। तो इसके मेजरली 5 टाइप के रिसेप्टर हैं, D1 टू D5। तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ डोपामीन के बारे में। ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा डोपामीन की कमी से हमें पार्किंसन डिजीज भी होता है। और ये दोनों ये पांचों जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर है, जहाँ पे D1 और D5 जीएस या जीक्यू के थ्रू एक्ट करते हैं, और एसी हमारा एडेनाइलिल साइक्लेज को बढ़ाते हैं। जबकि D2, D3 और D4 हमारे जीआई और G0 के थ्रू एक्ट करते हैं और एडेनाइल साइक्लेज को कम करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सीरोटोनिन के बारे में। इसके बाद फिफ्थ है हमारा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके मेजरली 14 रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। मींस 4 फैमिली है रिसेप्टर की, और टोटल हमारे 14 रिसेप्टर हुए। ये सारे जीपीसीआर टाइप है एक्सेप्ट 5HT3, ठीक है। जो ये 5HT3 है, ये आयन चैनल पे एक्ट करता है। तो अगर इसके फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, हमारे मेमोरी को इंक्रीज करता है, कॉग्निशन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, फिर हमारे मेलाटोनिन को एक्ट करता है, फिर स्लीप वेक साइकिल पे भी ये अपना फंक्शन शो करता है। तो सेरोटोनिन क्या हुआ, ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके मेजरली 14 रिसेप्टर है और सभी ज्यादातर जीपीसीआर है एक्सेप्ट 5HT3 जो एक आयन चैनल पे वर्क करता है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो गया आपके सीरोटोनिन। ठीक, सीरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, इसलिए 5HT। तो ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके टोटल 14 रिसेप्टर है और 4 फैमिलीज है। 4 फैमिली कौन से, 5HT1, 2, 3 और 4। और 14 रिसेप्टर जैसे 5HT1A, B, E, फिर 5HT2A, 2B, 2C, इस टाइप से इसके टोटल 14 रिसेप्टर है। ये जनरली जीपीसीआर टाइप के हैं एक्सेप्ट 5HT3 जो एक आयन चैनल पे वर्क करता है। इसके फंक्शन देखें तो ये एमिसिस, वॉमिटिंग, स्लीप, एंजाइटी, मेलाटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टामिन के बारे में। इसके बाद 6th है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड है और हमारे सीएनएस में मेजरली 4 टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, H1, H2, H3 और H4। ये चारों रिसेप्टर जीपीसीआर टाइप के हैं। हिस्टामिन के एक्शन का टर्मिनेशन बाय हिस्टामिन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू होता है। तो अगर इनके देखें इनके एक्शन क्या क्या हैं, तो मेजरली ये हमारे स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, फिर ट्यूमर में। इसके अलावा एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी में भी हिस्टामिन का मेजर रोल है। तो अगर हम सीएनएस पे इसके एक्शन देखें तो ये हो गया आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऑटाकॉइड है। ऑटाकॉइड मींस ऐसे केमिकल, बायोलॉजिकल केमिकल या हार्मोन जो लोकली सिंथेसाइज होते हैं और लोकली रिलीज होकर अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे हमारा हिस्टामिन हमारे लंग्स के मास्ट सेल से रिलीज होकर हमारे लंग्स पे ही एक्ट करता है, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिससे सीओपीडी, अस्थमा होता है। इसका टर्मिनेशन होता है हिस्टामिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज से। इसके 4 रिसेप्टर हैं, H1, H2, H3 और H4। इसके एक्शन देखें तो इन्फ्लेमेशन, फिर हमारे ट्यूमर को कंट्रोल करता है, एलर्जी, फिर डिप्रेशन, हमारे सीएनएस को डिप्रेस भी करता है। इसके अलावा ये हमारे न्यूरोनल फिजियोलॉजी को भी कंट्रोल करता है। हमारे न्यूरॉन का जो भी नॉर्मल फंक्शन है उस न्यूरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है प्लास्टिसिटी को। प्लास्टिसिटी मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम जैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम छोटे थे तो हमारा ब्रेन साइज भी छोटा था, ग्रो हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारा न्यूरॉन भी बॉडी के साथ साथ डेवलप हो रहा है। इसके अलावा अगर क्या हो कि मान लेते मेरे ब्रेन में चोट लग जाए, तो इस केस में क्या होगा कि उस चोट को ओवरकम करने के लिए फिर हमारे न्यूरॉन उस चोट से अपने आप को डेवलप करता है कि कैसे उस चीज से उभरा जाए और अपने प्रॉपर फंक्शनिंग को किया जाए। तो इस ग्रोथ के दौरान या कोई भी हमारी चोट लगे
तो अपने आप को जो ये न्यूरॉन अपने आप को उस हिसाब से ढालता है, इसी चीज को न्यूरोनल प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद है स्लीप वेक साइकिल, मीन्स हमारे नींद को या जागने को ये कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एंटीहिस्टामिन लेने से बहुत ज्यादा नींद आती है। तो ये हो गया हमारा हिस्टामिन कंप्लीट। इसके बाद हम आगे देखते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन। इनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस किया है हमारे कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक सिस्टम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। इसके बाद 7th है हमारा ट्रेस अमीन्स। ट्रेस नाम से पता चल रहा है कि बहुत ही कम क्वांटिटी होती है जिसको अच्छे से ट्रेस ना किया जा सके या ढूंढा ना जा सके हमारे बॉडी में। तो इसके कम क्वांटिटी होने का 2 रीजन है। पहला, इनका प्रोडक्शन कम है और दूसरा, ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं। हमने कैटाकोलामीन के मेटाबॉलिज्म में देखा था कि माओ कैसे कैटाकोलामीन को मेटाबोलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेस अमीन्स भी कैटाकोलामाइन के ग्रुप के ही हुए। इसके अलावा ये टार रिसेप्टर पे वर्क करते हैं और इनके फंक्शन देखें तो एज ए कोमोड्यूलेटर या को ट्रांसमीटर फंक्शन करते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रेस अमीन्स, ये कैटाकोलामीन ग्रुप के हुए और माओ से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ये सारे टार रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, टार 1, टार 2, टार 5, 6, 8 और 9। और ये कैसे फंक्शन करते हैं? एज न्यूरोमॉड्यूलेटर। इसके बाद देखते हैं हम एस्पार्टेट। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये दोनों बाकी टॉरिन और एलानिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हुए। अगर इनका फंक्शन देखें तो एस्पार्टेट हमारा ग्लूटामेट की तरह फंक्शन करता है और टॉरिन और एलानिन हमारे गावा और ग्लाइसिन की तरह फंक्शन करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं पेप्टाइड के बारे में। इसके बाद 7th है हमारा पेप्टाइड्स। इनको न्यूरोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। ये डायरेक्ट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करते बल्कि ये एज न्यूरोमॉड्यूलेटर एक्ट करते हैं। इनके मल्टीपल फंक्शन है, जैसे लर्निंग में, कोग्निशन में, मेमोरी में। फिर इसके अलावा ये सेल प्रोलिफरेशन, इसके एक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो अगर हम पेप्टाइड्स के बारे में देखें, इनका सबसे पहला आता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस होता है डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन में या पेप्टाइड में उसका कन्वर्जन होता है। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इनको अगर देखें तो ये हो गए आपके पेप्टाइड्स या न्यूरोपेप्टाइड्स जो एज न्यूरोमॉड्यूलेटर एक्ट करते हैं। इसके फंक्शन और इसका सिंथेसिस, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्यूरिन्स के बारे में कि प्यूरिन क्या है और कैसे एक्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्यूरिन्स। प्यूरिन्स फॉर एग्जांपल हमारा एडेनोसाइन, फिर एटीपी, यूडीपी, यूटीपी, ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स एक ये सेल हुआ और ये दूसरा सेल, तो 2 डिफरेंट सेल के बीच में सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। अगर इनके फंक्शन देखें तो जैसे लोकोमोटर में हेल्प करता है, फीडिंग में, फिर मेमोरी में भी, और इसके अलावा लर्निंग में भी ये हेल्प करता है। तो प्यूरिन्स हमारे तो ये हो गया आपके प्यूरिन। इसके एग्जांपल एटीपी, एडिनोसाइन। फिर इसका हेल्प क्या, रोल क्या है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में, मींस 2 डिफरेंट सेल के बीच में सिग्नलिंग करने में ये हेल्प करता है। इसके फंक्शन ये रहे, इसके फंक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स के बाद हम देखेंगे साइटोकाइंस और दूसरे और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सीएनएस में हेल्प करता है ट्रांसमिशन में। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारे न्यूरोट्रोपिन्स। न्यूरोट्रोपिन्स बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और सेल के प्रोलिफरेशन और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, कई बार देखा गया है जो ग्रोथ फैक्टर है हमारे बॉडी में, जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, जो सेल के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ये सारे न्यूरोपेप्टाइड्स में आते हैं। तो अगर न्यूरोपेप्टाइड्स देखें तो ये क्या हुए? स्मॉल प्रोटीन्स। तो ये हो गए आपके न्यूरोट्रोपिन्स, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा न्यूरोमॉड्यूलेटिंग लिपिड्स, जैसे कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड कहां से मिलता है हमें? कैनबिस के प्लांट से, जिसको हम हिंदी में भांग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ड्रग होता है कैनाबिनॉइड और ये अपने CB1 और CB2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है।
इसका एक्शन ज्यादातर जीपीसीआर के जी और जी0 के थ्रू देखा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका न्यूरोमोडुलेटिंग लिपिड जो है कैनाबिनॉइड। ये हमें कैनाबिस प्लांट से मिल रहा है और CB1 और CB2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसका एक्शन GI और G0 के थ्रू होता है, ठीक है, GI और G0। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे साइटोकाइंस के बारे में। इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइंस। साइटोकाइंस लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन है जो एक न्यूरोमोड्यूलेटर की तरह एक्ट करते हैं। अगर साइटोकाइंस के एग्जांपल देखें तो जैसे TNF अल्फा, TNF बीटा या इंटरल्यूकिन 1-2, ठीक है, ये है साइटोकाइंस। तो इनके फंक्शन क्या है, तो मेजरली ये हमारे सेलुलर और मॉलिक्यूलर फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। जो भी सेल का एक फिजियोलॉजी है वहां पे ये एक्ट करता है और अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को एनहेंस या उसको डिक्रीज कर सकता है। तो अगर हम इसके फंक्शन देखें और ये क्या है, तो ये हो गए हमारे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन है जो वेरियस सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीजेस फ्रॉम वेरियस सेल्स। ये एज न्यूरोमोड्यूलेटर एक्ट करते हैं रेदर देन न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इनके एग्जांपल देखें तो TNF अल्फा, बीटा या इंटरल्यूकिन्स इसके एग्जांपल है। अगर इनका फंक्शन देखें तो एज मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर फंक्शनिंग को ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे उसका ग्रोथ, उसके फिर डिवीजन, इसके अलावा न्यूरोजेनेसिस, फिर ब्रेन डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे न्यूरॉन में इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो, तो इस केस में भी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और हमारे ब्रेन में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो उसके खिलाफ वो एक्ट करता है और अपने न्यूरॉन को बचाता है डैमेज होने से। इनको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ ये है हमारे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमोड्यूलेटर, ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS कंप्लीट होता है चैप्टर, तो इनको आप नोट कर लीजिए।